दोस्तों स्वागत है आपका फिर से सूफी ट्रैम्प हियर में। आज फिर से हम बातें करने वाली कुछ साइंस की, कुछ कहानियों की, कुछ थिएटर की और कुछ जो हमने रील बनाई है उसके अराउंड क्या कंसेप्ट इस्तेमाल किए। वो पीछे कूलर चल रहा है क्योंकि भैया मच्छर बहुत है, मच्छर उड़ जाए इस चक्कर में। और ये वीडियो क्या रहेगी ये हमारे डॉक्टर साहब फिर से बताएंगे। हमें इतना अच्छा इंट्रोडक्शन देना आता नहीं। म्यूजिक। वेलकम बैक टू सूफी ट्रैम्प हियर वंस अगेन। मैंने 3 या 4 वीडियो पहले या 2 ही वीडियो पहले ये कहा था कि जब भी आपके साथ ज्यादती हो या कुछ भी गलत हो, है ना, जैसे बार बार इंट्रो करवाया जा रहा है ज़बरदस्ती, तो आपको आवाज़ उठानी चाहिए। तो आप लोगों ने ज्यादती के खिलाफ तो नहीं लेकिन आवाज़ ज़रूर उठाई है। हम बार बार अपने वीडियो में ये बात कहते हैं कि द फास्टर यू मूव द हेवियर यू बिकम। तो कई लोगों का ये सवाल हमारे पास आया है कि इफ़ दैट इज़ ट्रू, तो लाइट जब खुद स्पीड ऑफ लाइट पे चल रही है 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। हाँ, तो कैसे उसका मास इन्फिनाइट नहीं हो रहा है? सो यू आर अ गुड क्वेश्चन, बट योर क्वेश्चन आई नॉट एक्सप्लेनिंग, सूफी ट्रैम्प एक्सप्लेनिंग। बट बिफोर दैट सूफी ट्रैम्प, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमने वीडियो में बात की है ऑफ अ कॉन्सेप्ट नोन एज रिलेटिविस्टिक मास, है ना। तो ये क्या है, मतलब ये मास को अलग अलग हिस्सों में क्यों बांटा जा रहा है? ठीक है, ये आप एक बार क्लियर कर दीजिए। वही तो बात जब होती है कि द फास्टर यू मूव द हेवियर यू बिकम, उसका मतलब जो मास बढ़ रहा है वो एक्चुअल मास नहीं बढ़ता है। एक्चुअल मास के बढ़ने का मतलब होता कि उसके वजह से ग्रेविटी का इफेक्ट और ज़्यादा बढ़ जाता है। इसको आप ऐसे समझो कि स्पीड के साथ मास नहीं बढ़ता। इसको सिंपल सा एग्जांपल है, जैसे हमारे सन है, सन के अंदर कांस्टेंट इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन भाग रहे हैं इधर उधर, उनकी स्पीड भी अच्छी खासी है। तो अगर विद स्पीड एक्चुअल टर्म्स में मास बढ़ता तो इसका मतलब सन का जो मास है वो इन्फिनाइट होते चले जाता। ठीक है, ऐसा तो नहीं होता। एक्चुअल मास नहीं बढ़ता। एक्चुअल मास का बढ़ने का मतलब है ग्रेविटेशन का इफेक्ट ज्यादा बढ़ जाता है। राइट। रिलेटिविस्टिक मास जो है वो परसीव हम करते हैं कि उसका मास बढ़ गया है। मगर ये हम परसीव क्यों कर रहे हैं, यही सवाल है ना, कि वो परसेप्शन आ ही क्यों रहा है कि जब भी जैसे नॉर्मली अगर एक कार को ही ले लें हम, अगर मैं उसकी स्पीड बढ़ाता हूँ तो क्या उसका मास बढ़ जा रहा है? और अगर मुझे वो परसीव भी हो रहा है कि उसका मास बढ़ गया, तो वो परसीव हो क्यों रहा है? हाँ, मैं उसको बहुत सिंपल एग्जांपल जो मैंने रील में भी दिखाया, किताब है भाई, इसको मैं एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ एनर्जी दी, आराम से मूव कर गया। क्या यही फोर्स और इसी एनर्जी के साथ मैं गाड़ी को धक्का दूं, क्या वो मूव करेगी? 1 इंच भी नहीं करेगी, बिल्कुल। इसका मतलब ये समझो, क्या बोला था आइंस्टाइन की क्वेश्चन क्या कहती है कि एक हायर स्पीड पे ना यूनिवर्स एक अलग तरह से बिहेव करता है। तो होगा क्या, हायर स्पीड पे जब मैं मान लो ये किताब बहुत अच्छी खासी स्पीड में मूव कर रही होती, 0.9 टाइम्स स्पीड ऑफ लाइट मूव कर रही होती है मान लो, तब अगर मैं इतना ही एनर्जी लगाता, इतनी फोर्स देता, तो इसकी स्पीड में बिल्कुल चेंज नहीं आता। होता क्या है, हायर स्पीड पे हमें उसकी स्पीड को और बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ती है। उस एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम परसीव करते हैं एज मास। क्योंकि देखिए अभी मैंने आराम से इसको हिला दिया, लेकिन सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी और सेम अमाउंट ऑफ फोर्स के साथ मैं गाड़ी को नहीं हिला सकता। तो अगर कोई नॉर्मल बुद्धि वाला आदमी होगा, उसको समझाना होगा कि यार हायर स्पीड पर तुम्हें बहुत मुश्किल होती है किसी चीज़ को और तेज मूव कराने के लिए, तो उसको क्या बोलोगे कि उसका मास बढ़ गया। बढ़ता मास नहीं है, बस वो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी जो उसमें मुझे डालनी पड़ती है वो हम परसीव करते हैं कि एक एक्स्ट्रा मास है, इसलिए वो टर्म आया रिलेटिविस्टिक मास। और इतना कंफ्यूजिंग टर्म है कि बहुत सारे साइंटिस्ट फिजिसिस्ट इन दिनों ये इस्तेमाल भी नहीं करते हैं। हाँ, मतलब ये काफी हद तक साइंटिफिक कम्युनिटी में इसको एज अ लेजी एक्सप्लेनेशन बोलकर खारिज कर दिया गया है। बात एनर्जी और मोमेंटम की होती है। इसका मैं बहुत अच्छा एग्जांपल बताता हूँ। न्यूट्रॉन को लो, न्यूट्रॉन के अंदर के क्वार्क्स को निकालो और उसका मास कैलकुलेट करो, और न्यूट्रॉन को फिर मास कैलकुलेट करो, तो अलग आएगा। न्यूट्रॉन के अंदर जो बाइंडिंग एनर्जी है ना, उस बाइंडिंग एनर्जी को हम परसीव करने लग जाते हैं एज मास। राइट, है नहीं उसके अंदर उतना मास। ये इसका वो हम समझा सकते हैं रिलेटिविस्टिक मास ही है, एनर्जी का फॉर्म है। एनर्जी और मास इक्विवेलेंट का मतलब ये होती है कि हम मास एनर्जी को एज अ मास भी परसीव कर सकते हैं और मास को एज अ एनर्जी भी परसीव कर सकते हैं, बस। करेक्ट, दे आर इक्विवेलेंट। एंड आई थिंक मुद्दा एक्चुअली ये जो सवाल है काफ़ी मतलब खाली हमारे व्यूअर्स के पास नहीं है, बल्कि जब क्लास में भी ये चीज़ समझाई जा रही थी तो मैंने मेरे प्रोफेसर से सवाल किया था कि सर हाउ कैन मास इंक्रीज? कहता है डू इंजीनियरिंग एंड देन यू विल फाइंड आउट फॉर योरसेल्फ। मेडिकल के बंदे इंजीनियरिंग कर रहे थे क्या? नहीं, लेकिन मेरे फिजिक्स के प्रोफेसर बहुत अच्छे थे, स्पेशली जो स्कूल में थे। एनीवेज, हम डिटीरियोरेट कर रहे हैं, तो बेसिकली बात ये कि ये एक्चुअली कोई सिंपल कॉन्सेप्ट है ही नहीं, है ना, कि जो उन्होंने पेपर पब्लिश किया था स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी इन 1905, यस, तब
ये जो कॉन्सेप्ट्स है ये आज भी ग्रेजुएट लेवल तक में नहीं पढ़ाए जाते कॉलेज में, हाँ। है ना। ये मेरे ख्याल से एमएससी वगैरह में पढ़ाए जाते हैं। हम जो काम यहाँ कर रहे हैं, हम तो स्टोरी टेलर्स हैं। हाँ। हम आपको ये स्टोरीज बताकर आपके अंदर क्यूरियोसिटी जगाना चाहते हैं, ताकि आप जाके पढ़ें, ताकि आप जाके पढ़ें, आप जाके कुछ करें, या फिर आप हमारा कंटेंट देखें। टू बी वेरी ऑनेस्ट, है ना, कि हम ऐसी क्या बात करें जिससे आप हमारी बातें सुने। तो ये सिर्फ एक जरिया है कि हम ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें कह जाते हैं, लेकिन इनका कोई सिंपल एक्सप्लेनेशन नहीं है। सो टू समराइज, कि जब एक ऑब्जेक्ट एक पर्टिकुलर स्पीड या बहुत ज़्यादा हाई स्पीड पर पहुंचने लगे, तो उसको और तेज़ बढ़ाने के लिए, और तेज़ उसकी स्पीड बढ़ाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ती है, एक्सपोनेंशियली ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ती है, जो परसीव होता है एज अ हैवियर मास। और हम कुछ भी कर लें, कितनी भी एनर्जी लगा दे, किसी चीज़ को हम लाइट की स्पीड पे मूव करा ही नहीं सकेंगे। लाइट की स्पीड तक पहुंचाने के लिए हमें इन्फिनिट अमाउंट ऑफ एनर्जी लगानी पड़ेगी। अभी तुम एक एग्जांपल बताए थे, कोई तो लैब में जब हाँ, तो मतलब यही तो मतलब बार हम ये कहते रहते हैं कि आइंस्टाइन का जो माइंड था, उन्होंने जो चीज़ें कंसेप्चुअलाइज की थी, ये आगे जाकर प्रूव हुई पार्टिकल एक्सेलरेटर्स में, जहाँ पर सब एटॉमिक पार्टिकल्स को घुमा कर इवेंचुअली नियर टू स्पीड ऑफ लाइट, और कई बार फास्टर देन स्पीड ऑफ लाइट भी नहीं भाई नहीं हुआ था। नहीं हो सकता कभी। ये गूगल पे साला गलत लिखते हैं। नहीं, बताता हूँ क्या हुआ क्या ना, कि ये जो लिमिट है ना 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ये यूनिवर्सल लिमिट है। अब ये जब हम बहुत जगह पढ़ते भी कि एक ऑब्जेक्ट को, सब एटॉमिक पार्टिकल को हमने स्पीड ऑफ लाइट से तेज मूव करा दिया, पीछे की कहानी छुपा लेते हैं। होता क्या है, किसी एक मीडियम में, मान लीजिए पानी है, पानी में स्पीड ऑफ लाइट की जो स्पीड होती है वो कम होती है। अब उस पानी के अंदर मैंने कोई सब एटॉमिक पार्टिकल को उस स्पीड से ज्यादा तेज मूव करा दिया है, लेकिन अभी भी मैं वो बैरियर तोड़ नहीं पाया 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड का। राइट। उस मीडियम में लोकली मैंने उस पार्टिकल को स्पीड ऑफ लाइट से तेज मूव कराया, जो उस मीडियम में लाइट की स्पीड थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ये समझना कि भैया जब वो बोलते कि मैंने किसी चीज को स्पीड ऑफ लाइट से तेज मूव करा दिया, तो इसका मतलब वो उस मीडियम के अंदर मैंने उस लाइट की स्पीड से तेज चलाया है, ना कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड से तेज चलाया है। ये ध्यान रखने वाली ये होता है। लाइक अ ग्रेट मैन वंस सेड, चुत्स्पा हुआ है हमारे साथ। चुत्स्पा। एनीवेज, हाँ, तो जब अब ये बात क्लियर हो गई है ना, कि रिलेटिविस्टिकली हमें ये लगता है कि वो ऑब्जेक्ट हैवियर हो गया है। हाँ। ऑलराइट, तो इसके थ्रू आप ये हमें बताना चाह रहे हो कि लाइट का मास अभी भी कम है, जीरो है। ओके, ग्रेट। नाउ आई हैव क्वेश्चन, है ना। कई बार ऐसा होता है कि जब भी एक एस्टेरॉइड किसी एक ब्राइट ऑब्जेक्ट, मान लो एक स्टार को ही अप्रोच करता है ना, तो उस पर फोटॉन्स का बम्बार्डमेंट होता है, और वो इस कदर होता है कि वो फोटॉन्स के बम्बार्डमेंट से वो डिसइंटीग्रेट हो जाता है, वो एस्टेरॉइड या फिर जो भी एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट रहेगा। तो इसका मतलब ये है कि कुछ तो मोमेंटम रहेगा उन फोटॉन्स में, जिसकी वजह से वो डिसइंटीग्रेट हो जा रहा है। अगर लाइट में मास ही नहीं है, तो मोमेंटम कहाँ से आ रहा है? बस ये बहुत अच्छा सवाल है। न्यूटन साहब तक हम लोग समझते हैं कि मोमेंटम के लिए मास चाहिए। उसके एक लेवल ऊपर जब आइंस्टाइन साहब ने बात करनी चाहिए, तो उन्होंने बताया कि बिना मास के भी मोमेंटम होता है। मोमेंटम जो है वो एनर्जी का मेजर है, ओके, ना कि किसी मास के अंदर के मोशन का। ठीक है, बिना मास के भी हम मोमेंटम मतलब मोमेंटम होता है। ये प्रूव करती है वो चीज़ जो हमने देखा एस्टेरॉइड पे। बीच में अंकित साहब कुछ सवाल करना चाहते हैं। डॉक्टर साहब जाइए, उनके पास माइक, उनके आपके पास ही है। एक्चुअली इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि जैसा बोला गया कि फास्टर यू मूव हैवियर यू बिकम, है ना। अगर हम एक टॉर्च से लाइट को इमिट करें, ठीक है, तो वो तो स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करेगा, ठीक है। तो एनर्जी उसके लिए क्या चाहिए, या समझ जाओ कि हैवियर हो गया वो, उसके लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए, लगभग इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होगा उसको इमिट करने के लिए। लेकिन हम जो टॉर्च में बैटरी यूज करते हैं उसकी एनर्जी तो फाइनाइट होती है। तो इससे ये कंक्लूजन निकला कि लाइट का मास तो इनफाइनाइट तो नहीं हो सकता, बिल्कुल होगा भी तो कुछ फाइनाइट होगा, या बाद में हमें पता चला कि मासलेस होता है, फोटॉन्स वगैरह जो भी होता है, जिसका एक रिलेशन भी आया बाद में एनर्जी का, एनर्जी इक्वल टू मोमेंटम इनटू सी, है ना। तो इस तरीके से इसको समझ सकता है। बहुत सही बात है। मतलब आज अंकित ने ये साबित कर दिया कि भाई एनआईटी हम भी है ना। तो ये बहुत अच्छा पॉइंट बोला। yes. इससे टॉर्च वाले एग्जांपल से आप ये समझ सकते हो कि देखो भैया, फोटॉन्स के अंदर एनर्जी भी है, मोमेंटम भी है, मास नहीं है। अगर मास होता तो तुम यार, हम बैटरी लगा के ऐसे, हम भाई फिर गोली बंदूक की जरूरत ही नहीं थी यार। एग्जैक्टली, लाइट मार मार के। तो ये चीजें इससे साबित हो जाती है।
और यहाँ पे जाके ये भी साबित होता है कि रिलेटिविस्टिक मास जो है वो एक्चुअल मास नहीं है, वो एनर्जी का मेजर है। अब तुम्हारे क्वेश्चन के हिसाब से कि यार लाइट का जो फोटोन है उसका मासलेस क्यों रहता है, वो मैंने आपको बताया अभी, जब रिलेटिविटी कहती है कि इंक्रीज अमाउंट ऑफ एनर्जी को मैं मास की तरह परसीव करता हूँ। लाइट को, फोटोन्स को स्पीड ऑफ लाइट पे चलाने के लिए कोई एनर्जी चाहिए ही नहीं, इसलिए उसका मास जीरो है। ओके, देखा अच्छे से मास हम कैसे मेजर करते हैं, रिलेटिविस्टिक कितनी मुझे एनर्जी देनी पड़ेगी। अब इसको दो बहुत अच्छे कंसेप्ट निकल के आ रहे हैं, फोटोन्स के अंदर एनर्जी का होना और फोटोन्स को एनर्जी लगा के स्पीड ऑफ लाइट तक पहुंचाना, ये दो अलग चीज़ है। फोटोन्स को एनर्जी लगाकर स्पीड ऑफ लाइट तक पहुंचाने का मतलब हो जाएगा उसके अंदर मास मुझे देना पड़ रहा है, रिलेटिविस्टिक मास। तो याद बिना एनर्जी लगाए मैं फोटोन्स को स्पीड ऑफ लाइट पे पहुंचा सकता हूं, इसलिए मैं बोलता हूं उसका रिलेटिविस्टिक मास जीरो है, मास भी जीरो है। और फोटोन्स के अंदर एनर्जी होती है, ये साबित करता है जब वो न्यूट्रॉन्स को तोड़ देता है तो उसके अंदर मोमेंटम है, मोमेंटम है तो एनर्जी है, और मोमेंटम इज अ मेजर ऑफ एनर्जी रिलेटिविस्टिक टर्म में। आज तहलका ही भूल गया मैं कुछ। हाँ, मेरे को कुछ समझ नहीं आया सब इधर से गया। आई गेस यू लोग समझे, आप लोग समझो, यू लोग समझे यार, इंग्लिश और हिंदी। हाँ, यू लोग समझे, वेरी गुड। देखिए फोटोन्स का रिलेटिविस्टिक मास भी जीरो है, रेस्ट मास भी जीरो है, क्योंकि मुझे एनर्जी लगानी ही नहीं पड़ रही, तो इसलिए वो स्पीड ऑफ लाइट पे चल रहा है, इसलिए उसका मास जीरो, रिलेटिविस्टिक मास जीरो। लेकिन फोटोन्स के अंदर एनर्जी है, किसी भी सब एटॉमिक पार्टिकल को मुझे स्पीड ऑफ लाइट तक पहुंचाने के लिए एनर्जी ज्यादा लगानी पड़ती है, इस चक्कर में बोलता हूं उसके अंदर मास देना पड़ रहा है, यानी रिलेटिविस्टिक मास है। अंकित साहब फिर से कुछ बोलेंगे आज, फिर से अंकित साहब फॉर्म में। फिर एक क्वेश्चन आया था कि अगर लाइट में मास नहीं होता है ना, फोटोन्स में मास नहीं होते, ठीक है, तो उसमें एनर्जी कैसे होता है, ये कैसे प्रूव करेंगे हम लोग। तो उसके लिए आइंस्टीन साहब ने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसे हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। हाँ। कि जब ढेर सारे फोटोन्स किसी मेटल सरफेस पे गिरते हैं हाँ। तो वहां से इलेक्ट्रॉन इमिट हो जाता था। हाँ। तो इससे ये प्रूफ हो जाता है कि भले ही फोटोन्स मासलेस हो लेकिन उसमें एनर्जी तो होती है, तभी हाँ। वो इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करके मेटल सरफेस से बाहर कर देता है। मोमेंटम भी होता है और उस चक्कर में चीजें निकल के आ रही है, एक डिफाइंड अमाउंट ऑफ एनर्जी निकल के आ रही है। फोटोन्स के अंदर एक डिफाइंड अमाउंट ऑफ एनर्जी है। क्वांटम मैकेनिक्स की बहुत सारी बातें हमने कर चुके हैं। हाँ। बहुत सारी बातें और करेंगे। ये चीज सब एक कोशिश है हमारी आप तक सिंपल टर्म्स में स्टोरी टेलिंग के फॉर्म में कहानियां लेके आने की, क्यूरियोसिटी जगाने की। वी आर नॉट टीचर्स बाय द वे, हम आपको बस कहानियां सुना रहे हैं ताकि आप लोग उस कहानियों को लेके परसीव करके इंटरेस्ट जगाएं। एज एन एक्टर, एज अ थिएटर आर्टिस्ट और एज अ साइंस स्टूडेंट्स हम साइंस की कहानियां लेके आ रहे हैं। आपको अच्छी लग रही है, मुझे उम्मीद है। डॉक्टर साहब कुछ आखिरी शब्द? आखिरी शब्द सिर्फ ये कि जैसा इन्होंने कहा कि आई होप कि अब तक ये क्लियर हो गया होगा कि क्यों लाइट में मास नहीं है और उसका मास बढ़ता क्यों नहीं है ना। इन समरी, फॉर अ नॉर्मल ऑब्जेक्ट टू ट्रैवल दैट फास्ट आपको एनर्जी बहुत लगानी पड़ रही है, इसलिए इट विल फील एज इफ द ऑब्जेक्ट हैज बिकम हेवी। बस, बट बिकॉज लाइट को स्पीड ऑफ लाइट में ट्रैवल करने के लिए कोई एनर्जी नहीं लग रही, दैट प्रूव्स दैट लाइट इज मासलेस, बस है ना। सो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। आप लोग का इतना सारा सपोर्ट रहा है हमारे साथ, आप लोग सवाल भी उठा रहे हैं, हमें खुद चैलेंज कर रहे हैं। मजा आ रहा है, मज़ा तो बहुत आ रहा है, एंड आई होप यही मज़ा आप लोग को भी आ रहा होगा। फिर से मुलाकात होगी, या तो रील के थ्रू, या यूट्यूब के वीडियो के थ्रू, या फिर कोई और तरीके से, मे बी अ शॉर्ट फिल्म या फिल्म। इंटरस्टेलर हम भी लाएंगे एक जमाने में। अरे इंटरस्टेलर नहीं, इंटरगैलेक्टिक। एनीवेज, धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद।